Yes, sir, perfectly. Okay, or voice? Yes, sir, you are perfectly audible. Okay. So 3, 2, 1. You can start the session, sir. Over to you. या नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सनीश शुंगारपुरे। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। अभी ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये तो बहुत लोगों ने नाम सुना रहेगा। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है? तो ओवर एक्टिव ब्लैडर कोई एक बीमारी नहीं है। ओवर एक्टिव ब्लैडर कोई एक डिजीज का नाम नहीं है। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 4-5 सिम्टम है, जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है, औरत को भी हो सकता है, मर्द को भी हो सकता है। अभी ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है कि इसमें 4 सिम्टम्स है, जैसे फ्रीक्वेंसी, नॉक्टूरिया और अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अभी इसमें से एक-एक सिम्टम को हम समझ लेते हैं। तो अर्जेंसी यानी क्या है कि ये 54% लोगों में ये सिम्टम पाई जाती है। तो इसमें क्या रहता है कि पेशेंट को अचानक पेशाब जाने की चाह निर्माण होती है, इसको अर्जेंसी बोलते हैं, जिसको वो रोक नहीं पाता है। अगर उसको लगता है कि वो पेशाब रोकने की कोशिश करेगा, तो पेशाब उसके पैंट में हो सकता है या उसके कपड़े में हो सकता है, ऐसा उसको महसूस होता है। तो ये सिम्पटम को हमारी भाषा में अर्जेंसी बोलते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी पेशाब को ऑलमोस्ट 8 से 10 बार पूरे दिन में पेशेंट को पेशाब बाथरूम जाना पड़ता है, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 85% लोगों में ये पाई जाती है। तीसरा है नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया यानी ऑलमोस्ट एक बार से ज़्यादा पेशेंट को रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है, जिससे उसकी नींद भी खराब हो जाती है। नॉर्मली एक बार तो सब जन उठते हैं, बट अगर एक से ज़्यादा बार पेशेंट को यूरिन के लिए उठना पड़ता है नाइट में, उसको बोलते हैं नॉक्टूरिया। अभी और एक सिम्पटम है, जो सीवियर ओवर एक्टिव ब्लैडर में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या है कि ये अर्जेंसी का सीवियर रूप है, जिसमें पेशेंट बाथरूम जाने से पहले ही पेशाब उसके कपड़े में हो जाता है या ज़मीन पे हो जाता है, जिसको हमारी भाषा में अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो ये जो 4 सिम्पटम्स हैं, जिसको हमारे अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, नॉक्टूरिया और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। अभी ये ओवर एक्टिव ब्लैडर पे मैं इतना लंबा-चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए ये टॉपिक मैंने चुना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। अगर ये आप देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 53% औरतों को, एक स्टडी में देखा है कि 53% एशियन औरतों में ये ओवर एक्टिव के सिम्पटम्स पाए जाते हैं। और उसमें से अगर आप देखेंगे, तो सिर्फ 21% हमारे पास आती है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये इतने कम औरतें क्यों आती है ट्रीटमेंट करने के लिए? बाकी के औरतें कहाँ पे जाती हैं? तो कुछ औरतें डर के मारे घर पे बैठती है, कुछ शर्म के मारे बोल नहीं पाती है कि मुझे ये सिम्पटम हो रहा है। कुछ दबा देती है सिम्पटम्स। वो बोलती है कि ये बढ़ती उम्र का कारण हो सकता है या डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, और वो सिर्फ़ डायपर या पैड लगाती रहती है। जब तक ये प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी की पूरी रूटीन को बदल नहीं देता है या उनकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट नहीं करता है। तो अगर देखा जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, अपनी पेशाब की जो थैली है, जिसको ब्लैडर बोलते हैं, ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और ब्लैडर जो है, वो अपना मास्टर बनता है, इंस्टेड ऑफ वी बिकमिंग द मास्टर ऑफ द ब्लैडर। तो ब्लैडर बिकम द मास्टर एंड वी बिकम अ स्लेव ऑफ द ब्लैडर। तो ये, एंड इसके लिए ऐसे जो लोग रहते हैं, जिनको ओवर एक्टिव ब्लैडर रहता है,
तो वो समझो अभी होटल में गए या किसी भी नई जगह पे गए, तो उनको पहले ढूँढना पड़ता है कि रेस्टरूम कहाँ पे है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि यहाँ पे रेस्टोरेंट कहाँ पे है, दे हैव टू फाइंड आउट कि रेस्टरूम कहाँ पे है, क्योंकि उनको बार-बार पेशाब जाना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो ये ओवर एक्टिव बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसको एक पेशेंट के नज़रिए से मैं इसको प्रेज़ेंट करूँगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया है कि इसमें मोस्टली 4 सिम्पटम्स रहते हैं। मोस्टली फ्रीक्वेंसी यानी पेशाब बार-बार जाना, दूसरा है नॉक्ट्यूरिया यानी रात को एक बार से ज़्यादा पेशाब के लिए उठना, तीसरा है अर्जेंसी, अर्जेंसी यानी एकदम पेशाब जाने की एकदम स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी निर्माण होती है और चौथा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब कपड़े में हो जाना बाथरूम जाने से पहले। तो ये 4 सिम्पटम्स हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के। अभी ये ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है, ये उम्र के साथ इसका गहरा रिश्ता है। बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। प्लस जिन लोगों को बाकी के बीमारी रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायरॉइड है या कोई स्ट्रोक का या दिमागी हालत है या दिमाग के लिए कोई दवाई ले रहा है या हार्ट के लिए दवाई ले रहा है, तो उनमें इसका प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। प्लस अ, जिन लोगों को प्रोस्टेट की ये है बीपीएच जिसको बोलते हैं, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जिनकी बढ़ गई है, प्रोस्टेट ग्रंथि का ट्रीटमेंट चालू है, उनमें भी ये इसका प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। एक्चुअली ओवर एक्टिव ब्लैडर रहता क्या है कि अपना जो पेशाब की जो थैली रहती है, नॉर्मली उसकी कैपेसिटी रहती है एक 600 से 800 एमएल। तो नॉर्मल आदमी अगर 600 से 800 एमएल पेशाब भरने तक पेशाब होल्ड कर पाता है या पेशाब का सेंसेशन वो रोक पाता है। बट ओवर एक्टिव ब्लैडर ये नाम से ही अपने को पता चलता है कि पेशाब की जो थैली है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। उसकी नसें जो रहती है और पेशाब की जो थैली की जो वॉल्स रहती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा-सा भी पेशाब भर गया, इट माइट बी 200 एमएल, इट माइट बी 300 एमएल, तो 200-300 यानी आधा ही पेशाब भर गया, फिर भी पेशेंट को लगता है कि पेशाब जाना पड़ेगा और 200 एमएल पेशाब भर गया, तो पेशेंट रोक नहीं पाता है, वो इतना उसका पेशाब फुल हो जाता है 200 एमएल पे ही, यानी 1/3 पेशाब भरने पे ही पेशाब उसका थैली फुल हो जाता है और वो पेशाब को रोक नहीं पाता है और वो बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। यानी फ्रीक्वेंसी होता है, नाइट में भी उठना पड़ता है जिसको नॉक्टूरिया बोलते हैं, तुरंत जाना पड़ता है जिसको अर्जेंसी बोलते हैं। कुछ लोगों में वो तो पेशाब का जो मुँह जो है, ब्लैडर ओपनिंग जो है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको लीकेज होता है। तो ये जो लीकेज है इसको हमारी भाषा में बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के भी हमारे इधर 4 प्रकार हैं। तो पहला है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी क्या है कि पेशाब की थैली भरी रहेगी और जब पेशेंट हँसेगा या ज़ोर का कोई ज़ोर पेट पे ज़ोर देगा, जैसे खाँसी करेगा या वज़न उठाएगा या उठ के बैठेगा, तभी पेशाब ये लीक होगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। दूसरा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में पाया जाता है। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी क्या है कि इसमें बेसिकली पेशाब की थैली ओवर एक्टिव रहती है, जिसके कारण पेशाब जाने से पहले ही पेशाब लीक होता है, जिसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तीसरा प्रकार है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस यानी क्या है कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण या पेशाब के नली ब्लॉक होने के कारण पेशाब की थैली एक लेवल तक भर जाती है और एक लिमिट के बाद वो लीक हो जाती है, जिसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। लास्ट टाइप है न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। न्यूरोजेनिक यानी स्ट्रोक जैसे पेशेंट रहते हैं या जिसको पैराप्लीजिया होता है, यानी स्पाइन की नस में कोई खराबी आती है, पैराप्लीजिया या बैकबोन डिसऑर्डर्स में या एक्सीडेंट के पेशेंट के बाद, तो ऐसे पेशेंट में पेशाब की थैली की नसें खराब होने के कारण पेशाब की थैली भर जाती है और लीक हो जाती है। इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। तो ये 4 एक्चुअली यूरिनरी लीकेज के प्रकार है या इनकॉन्टिनेंस के प्रकार है।
तो अभी ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है ये पेशेंट के लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। अभी ये कैसे अफेक्ट करती है? तो एक तो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है। साइकोलॉजिकली पेशेंट को डिप्रेशन आ जाता है कि मुझको बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है। वो उसके लाइफ को पूरी अफेक्ट करती है। उसमें एक नेगेटिव कॉन्फिडेंस भर देती है। उसका सेल्फ एस्टीम पूरा लूज़ हो जाता है। देन दूसरा है कि फिजिकल यानी पेशेंट जो है उसके एक्टिविटीज़ यानी उसके जॉब पे भी असर करती है, उसकी सोशल लाइफ पे भी असर करती है। जॉब पे यानी अभी बहुत पेशेंट्स जो रहते हैं लाइक कोई रिसेप्शनिस्ट बन के काम कर रहा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन के काम कर रहा है। तो उनको आप सोचिए कि उनको रिसेप्शन की उनकी जो जगह है, वो छोड़ के उनको बार-बार जो पेशाब जाना पड़ता है, तो उनका रिसेप्शन का जॉब जो है, वो अफ़ेक्ट हो जाएगा। मेरी एक पेशेंट थी, तो शी वाज़ वर्किंग एज़ अ रिसेप्शनिस्ट एंड शी वाज़ फायर्ड फ्रॉम द जॉब बिकॉज़ ऑफ दिस ओवर एक्टिव ब्लैडर बिकॉज़ वो ज अपने सीट में बैठने से ज़्यादा टाइम बाथरूम में पाई जाती थी बिकॉज़ ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड शी लॉस्ट हर जॉब बिकॉज़ ऑफ दिस ओवर एक्टिव ब्लैडर। देन सोशल इंटरैक्शन में भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि पेशेंट बहुत सारी पार्टियों में नहीं जा पाता है क्योंकि उसको मालूम है कि वो पार्टी में जाएगा तो उसको बार-बार बाथरूम में जाना पड़ेगा या उसके कपड़े गीले हो जाएँगे, उधर स्मेल आएगी, ये आएगा या वो किधर ट्रिप भी प्लान नहीं कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट बाहर भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो ट्रिप के लिए जाएँगे तो उनको बार-बार बाथरूम जाना पड़ेगा या यूरिन लीकेज होगा तो वो कैसे कंट्रोल कर पाएँगे। फिर ऑक्यूपेशन में भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर डोमेस्टिक यानी घर पे भी उनको डायपर पहनना पड़ता है या स्पेशल बेड लगाना पड़ता है या बेडशीट हमेशा गीली होती है तो धोनी पड़ती है। देन सेक्सुअल इस पे भी इफ़ेक्ट होता है क्योंकि सेक्सुअल में अगर यूरिन लीकेज हो गया है तो पार्टनर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करेगा, इंटिमेसी अवॉइड करेगा। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर नॉट ओनली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ यानी सिर्फ व्यक्तिगत वो अफेक्ट नहीं करता है, उसकी पूरी लाइफ और उसका पूरा जो आजू-बाजू के जो कलीग्स है, उसकी फैमिली है, सबको अफेक्ट करता है। सो दिस ओवर एक्टिव ब्लैडर इज़ अ मेजर बर्डन व्हिच इज़ नॉट सीन बाय द पीपल। तो इसके लिए ये ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है, इट शुड बी ट्रीटेड। अभी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो एकदम सीवियर पेशेंट आते हैं यानी पेशेंट पहले क्या करते हैं कि वो दे ट्राई टू इग्नोर इट ऐसे बोलते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस या डायबिटीज की वजह से रहेगा तो दे ट्राई टू इग्नोर इट तो वो रोक लेते हैं जब प्रॉब्लम एकदम सीवियर हो जाती है तभी पेशेंट आते हैं हमारे पास जिसको वो बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग यानी अगर बर्फ की खाड़ी में जाएँगे, तो बर्फ का सिर्फ़ 1/4 1/10 भाग जो है, वो समुद्र के ऊपर दिखता है। 9 दशांश भाग जो रहता है 9/10 दैट इज़ बिलो द सरफेस ऑफ द सी। तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो सिर्फ़ 1/10 ऑफ द पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो ये क्यों आते हैं? तो ये पेशेंट इसके लिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको शर्म सी आ जाती है डॉक्टर को दिखाने में। कुछ पेशेंट को लगता है कि ये उनके पार्ट ऑफ द ग्रोइंग प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, इसके लिए ये लीकेज हो रहा है। कुछ किसी को लगता है कि ट्रीटमेंट से कुछ फ़ायदा नहीं होगा और कोई जो औरतें हैं, जो अपने पति को भी नहीं बोल सकते या घरवालों को भी नहीं बोल सकते, वो बोलते हैं कि इसके साथ ही अपने को जीना पड़ेगा। लेकिन जब प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है, तभी वो आ जाते हैं। तो 80% महिलाएँ एग्ज़ामिन नहीं कर पाती है, 80% जो पेशेंट रहते हैं, ज़्यादा ये प्रॉब्लम महिलाओं में पाया जाता है, तो 80% महिलाएँ जो रहती है, वो डॉक्टर के पास आती नहीं है। सिर्फ़ 20% ही लोग डॉक्टर के पास आते हैं। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनको पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कब से चालू हो गया है और कितना सीवियर प्रॉब्लम है, तो उनको पेशाब कितना बार जाना पड़ता है, उनको पेशाब लीकेज होता है क्या, पैड यूज़ करते हैं क्या, ये सब हम डायबिटीज़ है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, थायरॉइड है क्या,
ये सब हम पूछते हैं। डॉक्टर पेशेंट को पूरी तरह से एग्जामिन करता है, उनके ब्लड चेकअप करेंगे, उनका यूरिन चेकअप करेंगे, यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं देखने के लिए। एक पेट का सोनोग्राफी टेस्ट भी हो सकता है, उसमें देखना पड़ता है कि किडनी की कंडीशन क्या है, पेशाब में कितना यूरिन होल्ड कर पा रहे हैं। कुछ पेशेंट को एक यूरोडायनामिक स्टडी करके भी लगता है, जो यूरोडायनामिक स्टडी जो रहता है, उसमें पेशाब की थैली की कैपेसिटी कैसी है और पेशाब लीकेज जो होता है पेशेंट्स में वो स्ट्रेस पे होता है कि ये अर्ज पे होता है, वो उसमें मालूम पड़ता है। तो हमारे पास पेशेंट को ट्रीट करने के गोल्स है कि एक तो उनका जो बार-बार जो पेशाब जाना पड़ रहा है सुबह और रात में, ये कम करना हमारा गोल है। दूसरा, जो पेशेंट्स को यूरिन लीकेज होता है, वो लीकेज और अर्जेंसी कम करना हमारा गोल है। तीसरा, पेशेंट और उसके पूरी फैमिली को एजुकेशन कराना हमारा गोल है, ठीक है? अभी ओवर एक्टिव ब्लैडर कोई ऐसा तो नहीं है कि दर्द हो गया तो दवाई दिया, दर्द पूरा कम हो गया, ये ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट को और उसके फैमिली को ये बताना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट्स जो है, इससे दवाई से उसके साइड इफेक्ट्स भी है दवाइयों के और इससे जो इनका जो पेशाब जो बार-बार जाना है, वो इससे हम पेशाब बार-बार जाना और पेशाब जो लीकेज होता है, वो हम कम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है? जो पेशेंट जो 20 बार जा रहा है, 15-20 बार जा रहा है, नाइट में 9-10 बार जा रहा है, उसको हम कम करके दिन में 3 से 4 बार ऐसे कर सकते हैं, 4 से 5 बार कर सकते हैं। नाइट में जो 10 बार जा रहा है, उसको कम करके हम 1 से 2 बार ऐसा कर सकते हैं। जो पेशाब लीकेज हो रहा है, उसको हम पूरा बंद कर सकते हैं। तो ये सब हमारा ट्रीटमेंट का गोल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो पहला तो है एजुकेशन। तो एजुकेशन किसका? एजुकेशन पेशेंट का, एजुकेशन उनके घरवालों का, उनके स्पाउस का, सबका एजुकेशन डॉक्टर को करना पड़ता है। उनको ये सब बताना पड़ता है कि ये ओवर एक्टिव ब्लैडर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताना पड़ता है। तो ये सब हम पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को बताते हैं। सेकंड थिंग, हम पेशेंट का जो एक्सपेक्टेशन है थेरेपी से, वो जान लेते हैं। उनको ये समझाते हैं कि ये जो थेरेपी जो हम चालू करने वाले हैं, तो इससे इनका पेशाब का जो बार-बार जाना है, वो कम हो जाएगा और उनके ज़िंदगी के ऊपर जो असर पड़ रहा है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले तो हम पेशेंट को थोड़ा डाइट में मॉडिफ़िकेशन करने के लिए बोलते हैं, थोड़ा उनके पानी के इंटेक में मॉडिफ़िकेशन करने के लिए बोलते हैं। पेशेंट बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम बहुत पानी पीते हैं। बहुत बार पेशाब जाना पड़ता है तो बहुत बार पानी पीते हैं। तो पेशेंट्स जो है वो दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं। अभी इतना पानी पिएँगे तो पेशाब तो बार-बार जाना ही पड़ेगा। तो हम पेशेंट्स को डिपेंडिंग कि उनको कितना बार यूरिन जाना पड़ता है, हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि उनका पानी का जो इंटेक है, वो कम करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये पानी का इंटेक कम किया तो यूरिन इन्फेक्शन होने का चांसेस है? नहीं, ऐसे नहीं है। पेशेंट का हर एक का हम बॉडी वेट और बॉडी हाइट इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको पानी का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है और उतना मिनिमम पानी उसको पीना चाहिए। जैसे एक 60 किलो का जो आदमी है, उसको एक दिन में 1 डेढ़ से 2 लीटर भी पानी पिएगा, तो उसके पूरे बॉडी के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे 60 किलो के आदमी को हम बोलते हैं कि आदमी या औरत को कि वो दिन में 1 डेढ़ से 2 लीटर पूरा दिन भर में नाप-तौल के पानी पीना चाहिए। नाप-तौल के इसमें क्या है कि हम पेशेंट को एक जग देते हैं, वो जग में पेशेंट को बोलते हैं कि आप दूध पियो, चाय पियो, जूस पियो, नारियल पानी पियो, कुछ भी पियो। नाप-तौल के आपको पीने का है। एक बुक मेंटेन करने का है, वो बुक में आपको लिखने का है कि आप कितना पानी पी रहे हैं। टोटल दिन में आपका 2 लीटर ही होना चाहिए। नाइट में 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद जब आप खाना खाते हैं, सोने से 3 घंटा पहले पानी कोई भी पीने का नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आप रात में पानी पिएँगे, नॉर्मली पेशेंट्स का आदत रहता है रात में सोने से पहले 1-2 बॉटल पानी पीते हैं तो नाइट में वो पानी पच जाएगा और फिर अपने को 4-5 बार पेशाब जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि नाइट में एक बार आपने 8-9 बजे के बाद खाना खाया, उसके बाद पानी नहीं पीने का है, सोने तक पानी नहीं पीने का है। अगर प्यास लगी
तो एक घूंट वगैरह पानी पीने का है। जिनको दवाई चालू है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, वो खाने के बाद एक घूंट पानी के साथ उतना पी सकते हैं। दूसरा है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसको हमारी भाषा में केगल एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। अभी ये केगल एक्सरसाइज बेसिकली क्या रहती है, तो ये पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स रहते हैं, जिसको हमारी भाषा में लेवेटर एनाई मसल्स बोलते हैं, ये मसल्स जिसके अंदर से अपने पेशाब की थैली और अपना संडास का जो रास्ता है रेक्टम, वो उसके ऊपर रेस्टिंग रहता है। तो ये जो पेल्विक फ्लोर जो रहता है, ये मसल्स को टाइटन करने के लिए, उनका टोन बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज है। ये एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, घर बैठे-बैठे भी कर सकता है। बेसिकली ये एक्सरसाइज में क्या करने का है, आपका जो संडास का जो रास्ता है, उसको अंदर खींच लेने का है और ऐसे 15-20 बोलने तक रोक के लेने का है, फिर छोड़ देने का है। तो संडास का जो रास्ता है, इसको अंदर खींच लेने का है। या बैठे-बैठे भी कर सकते हैं कुर्सी पे, या आप लेटे-लेटे भी कर सकते हैं। इसमें कोई खाली पेट की ज़रूरत नहीं, कभी भी कर सकते हैं दिन में। तो सिंपल है कि संडास का जो रास्ता है, इसको अंदर ऐसे खींच लेने का है, 5-10 मिनट, 5-10 बोलने तक रोक के रखने का है, फिर छोड़ने का है। एंड दिस यू रिपीट इट एवरी 15 टू 20 टाइम्स थ्रू आउट द डे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है, वो मसल्स पूरी तरह से टाइट हो जाएंगे। इससे आपका पेशाब के ऊपर का जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल पूरी तरह से आ जाएगा। So this is called as pelvic floor exercises. This is very effective form of therapy for people जिनको ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है। तीसरा है डिलेड वाइडिंग। डिलेड वाइडिंग यानी क्या है कि पेशेंट को हम सिखाते हैं कि उनको पेशाब लगा है, तो थोड़ा-सा कंट्रोल करके उसको पहले 15 मिनट डिले करो, फिर आधा घंटा डिले करो। इसको बोलते हैं डिलेड वाइडिंग। तीसरा है टाइम्ड वाइडिंग। टाइम्ड वाइडिंग ये क्या है कि पेशेंट को हम सिखाते हैं कि यूरिन आने तक रुकने के बजाय पेशेंट को 2-2 घंटे में यूरिन जाना चाहिए। इसको बोलते हैं टाइम अवॉइडिंग। तो ये सब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो है, ये अहम हिस्सा है ट्रीटमेंट का, जिसके बिना ये ओवर एक्टिव ब्लैडर का ट्रीटमेंट पूरा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम पेशेंट्स को मेडिसिन भी चालू करते हैं। तीसरा है कि ग्रेजुअली पेशेंट को हम बोलते हैं कि उनका पेशाब जाने के फ्रीक्वेंसी में टाइम के इसमें दरमियान में बढ़ोतरी करने के लिए बोलते हैं। तो जो पेशेंट 1-1 घंटे में जा रहा है, उसको बोलते हैं आप डेढ़-डेढ़ घंटे में जाओ। जैसे डेढ़-डेढ़ घंटे में कंट्रोल आ गया, फिर उसको बोलते हैं आप 2-2 घंटे में जाओ। ठीक है? फिर उनको पेशाब कैसे रोकने का वो उनको सिखाते हैं। जैसे औरतों में या लड़कियों में हम बोलते हैं कि पैर को ऐसे मोड़ के रखो, तो इससे आप पेशाब कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है? तो ऐसे हम ब्लैडर का ट्रेनिंग इनको पेशेंट्स को देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, खाने में कुछ चीज़ें हैं जिसको ब्लैडर इरिटेंट्स बोलते हैं। यानी ये चीज़ों खाने से पेशाब बार-बार जाना पड़ता है। जैसे अल्कोहल है, दारू है, दारू में कौन-सी भी दारू है, बियर है, फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ है, जैसे पेप्सी पेप्सी और ये जो है, फिर कॉफ़ी है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, ज़्यादा चाय पीने से, कैफ़ीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, फिर चॉकलेट्स खाने से या स्पाइसी फूड खाने से भी यूरिन बार-बार जाना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि पूरा दिन में उनको हम बोलते हैं कि 1.5 से 2 लीटर ही पानी पीने का है, और खा सोने से पहले 2-4 घंटा पहले पानी पीने का नहीं है। फिर रात को सोने से पहले अगर पेशाब आए, ना आए, पेशाब जाना चाहिए। मोस्टली ये पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से भी यूरिन ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए उनको बोलते हैं कि हाई फाइबर डाइट उनको खाना चाहिए कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए। और हाई फाइबर डाइट यानी वो राइस के बजाय ज़्यादा चपाती, रोटी ये खा सकते हैं। फिर फाइबर वाले फूड यानी हाई फाइबर वाले फूड यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो रहते हैं, प्लस फ्रूट्स रहते हैं, ये खा सकते हैं, सलाद-विलाड खा सकते हैं। ठीक है? तो ये फ्लूइड एंड डायरेक्ट डाइट में
मॉडिफिकेशन करने से आधा प्रॉब्लम ओवर एक्टिव ब्लैडर का सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सीलेंट ड्रग्स है ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे बहुत सारे नए ड्रग्स भी आए हैं, ये पूरे ड्रग्स की लिस्ट है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये जो ड्रग्स है बेसिकली इनका काम क्या रहता है, इनका काम ये रहता है कि ब्लैडर को कैपेसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ये ड्रग्स केमिकल्स रहते हैं और केमिकल्स का साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है। जैसे इनसे मुंह सूखता है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो ये इनके साइड इफेक्ट्स है। तो अकॉर्डिंगली पेशेंट्स के सिम्टम्स कैसे हैं और अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है वो हम ये डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंगली हम ड्रग्स का डोसेज डिसाइड करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये बिहेवियरल थेरेपी और फ्लूइड थेरेपी, ये डाइटरी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की वजह से और ये ड्रग्स की वजह से ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उनका अर्जेंसी कम हो जाता है, पेशाब बार बार जाना नाइट में कम हो जाता है और लीकेज भी कम हो जाता है। बट 20% ऐसे लोग रहते हैं जिनको सीवियर ओवर एक्टिव ब्लैडर रहता है। अभी सीवियर ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ एडवांस मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे बोटॉक्स इंजेक्शन। अभी बोटॉक्स का नाम तो बहुत जनों ने सुना रहेगा, फिल्म एक्टर्स बोटॉक्स लेते हैं, मुंह पे बोटॉक्स लेते हैं। वो बोटॉक्स इसके लिए लेते हैं कि मुंह पे जो मसल्स रहते हैं, मसल्स को लूज करने के लिए, जो बुढ़ापे में सुर्खियां आती है उनको लूज करने के लिए मुंह पे बोटॉक्स लेते हैं। सिमिलरली अभी ये बोटॉक्स करके इंजेक्शन निकला है, नया ट्रीटमेंट है जो हम ब्लैडर के अंदर देते हैं ऐसे। तो इससे बेसिकली क्या हो जाता है कि ब्लैडर के मसल्स भी लूज हो जाते हैं, इससे ऑटोमेटिकली ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो बोटॉक्स का इंजेक्शन है थोड़ा महंगा इंजेक्शन है और ये ऑपरेशन थिएटर में दूरबीन से ये देना पड़ता है। तो टोटल कॉस्टिंग अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक 50,000 तक जाता है, टोटल 50-60,000 तक टोटल इसका कॉस्टिंग जाता है। लेकिन इसका ये है कि एक बार ये ट्रीटमेंट देंगे तो 2 साल, एटलीस्ट इसका इफेक्ट 2 साल रहता है। 2 साल पेशेंट को एक भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। और ये बोटॉक्स इंजेक्शन स्पेशली वो लोग पेशेंट्स के लिए है जिनमें यूरिनरी लीकेज होता है, उनको यूरिनरी पैड पहनना पड़ता है, डायपर पहनना पड़ता है। तो ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन स्पेशली वो लोगों के लिए है जिनसे यूरिनरी लीकेज होता है। इनमें बोटॉक्स देने के बाद ये यूरिनरी लीकेज टोटली बंद हो जाता है। और ये छोटा सा प्रोसीजर है, इट्स लाइक अ डे केयर प्रोसीजर। लाइक मॉर्निंग में आएंगे, अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम ये बोटॉक्स डाल देते हैं, पेशेंट दोपहर में घर, सिंपल। और इसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ नहीं है। कुछ पेशेंट्स रहते हैं 5% पेशेंट जिनको किसी से भी फायदा नहीं होता है, फिर उनमें एक छोटा सा ये सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन करके एकदम एडवांस प्रोसीजर है। इनमें हम ये मशीन डाल देते हैं जिससे जो ब्लैडर को जो नसें जाती है उसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर 5% पेशेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं होता है, उनको अल्टीमेटली ये सर्जरी लगता है जिसको सिस्टोप्लास्टी बोलते हैं, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लैडर को साइज बढ़ाने के लिए उसमें एक अकड़ी का मसल वहां पे लगा देते हैं, तो इसमें ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है। ये बेसिकली वो पेशेंट्स के लिए है जैसे जिनको टीबी हो गया है ब्लैडर का, जिनमें ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत कम है, जैसे 50 ml है, 60 ml है, और ऑलमोस्ट 15-15 मिनट में यूरिन जाना पड़ता है, जिनको कोई दवाई से असर नहीं पड़ता है, ऐसे पेशेंट के लिए। तो सचमुच ओवर एक्टिव ब्लैडर एक जिक्सॉ पजल की तरह है जिसमें बहुत सारे पहलू है जो अभी सामने आ रहे हैं। और ये पहलुओं को एक बार के पजल में पूरा एक साथ बैठाएंगे तो इसको हम पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कि कुछ भी शंकाएं रहेंगी यू कैन पोस्ट इट, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और मेरे ईमेल आईडी भी दिया है। मुझे आशा है कि ये प्रेजेंटेशन आपको आप दिस इज मोर इफेक्ट लाइक इट वुड हैव रीच टू यू एंड आपके मोस्टली क्वेरीज सॉल्व हुए रहेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, there are few greetings in the chat box.
Hello. Stay connected. Doctor will join soon. So here I am ending this session now. Thank you.